दर्शकों, लोकहित न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हम मीरा भाईंदर शहर की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जिनका नाम मीरा भाईंदर शहर की राजनीति में बड़े ही सम्मानपूर्वक लिया जाता है। मीरा भाईंदर शहर में पत्रकारिता क्षेत्र में काफ़ी लंबा समय बिता चुके हैं भरत मिश्रा जी, और अब वो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। और हाल ही के दिनों में उन्हें मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस अवसर पर हम उनसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि उनका ये जो सफ़र है किस प्रकार का रहा, इससे पहले उन्होंने जो कार्य किए हैं और आगे उनके भविष्य के क्या कार्य होंगे। मिश्रा जी, आपका लोकहित न्यूज़ में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। भरत मिश्रा जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर जिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। वैसे तो पत्रकारिता क्षेत्र में आपका काफ़ी लंबा अनुभव है, और उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए शायद इतनी महत्वपूर्ण जवाबदारी आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई है। तो इस जवाबदारी को लेते हुए आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये जवाबदारी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन ने, पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, वो मेरे लिए, अपने लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे पार्टी के नियम हैं, जो ही मेरे पार्टी के सिद्धांत हैं, उनके अनुसार अपने इस पद की गरिमा को रखते हुए, इस पद के सम्मान को बनाकर रखते हुए, पार्टी की जो भी बातें हैं वो आप सब तक पहुंचाऊं। आपके जो सवाल है उन सवालों के जवाब भी दे सकूं, आपकी जो कुछ मदद है वो मदद भी कर सकूं। मेरा कुल मिला के यही उद्देश्य होगा। मिश्रा जी, वैसे तो आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और पत्रकारिता क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। उसके बाद आप राजनीति में आए, तो आप आपके तरफ पहले के अनुभव के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, राजनीति में मैं 2018 में आया। 2018 में मैं नरेंद्र मेहता जी के अगुवाई में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद मुझे प्रभाग समिति सदस्य की जिम्मेदारी भी मिली। मैंने उसमें भी कई काम किए, तमाम तरह के काम हुए। उस पर जो भी फंड वगैरह आया, कोरोना काल आया, लेकिन मैं अपनी स्टाइल और अपनी आवाज़ में जो मुझसे काम होते थे वो करता रहा। मैंने रवि व्यास का कालखंड भी देखा, मुझे उनके साथ भी काम करने का अनुभव है। उसके बाद में फिर से नरेंद्र मेहता जी एमएलए बने हैं। उन्होंने फिर से एक बार मुझे ये मौका दिया है। जहाँ तक पिछले कार्यकाल की बात करूँ तो कार्यकाल मेरा अनुभव अच्छा ही रहा है। कुल मिला के मेरा शुरुआती दौर से ऐसा मानना था कि राजनीति में कोई आपको घर से उठा के ले नहीं जाता, कोई आपके हाथ पैर जोड़ के राजनीति में नहीं आता कि आप आ ही जाओ, आप आ ही जाओ। अब आप खुद चल के आए हो, और अगर आप खुद चल के किसी काम पे आए हो, किसी काम के लिए आपने ये कहा है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो कोशिश आप अपनी ये करिए कि आप 100% दीजिए। टाइम पास करने का कहीं भी, राजनीति में हो या पत्रकारिता में हो या बिजनेस में हो, कहीं भी टाइम पास को न तो इतिहास में लिखा जाता है, न भूगोल उसका बनता है। तो मेरा मानना ये था कि मैं स्वेच्छा से आया था राजनीति को, मैंने स्वेच्छा से चुना था। और स्वेच्छा से चुनने के लिए अब इसके किंतु परंतु में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी यही मान्यता है, मेरी यही कोशिश है कि मैं अपना 100% दूँ। 100% भारतीय जनता पार्टी को मैंने इसीलिए चुना कि हम ये पार्टी मानव एकात्मवाद पे विश्वास करती। इस पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि समाज की जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता तब तक सारे काम अधूरे। और मैंने अपनी पत्रकारिता यही एक लाइन पे की थी। पत्रकारिता में बहुत सारे लोग थे, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो 5 स्टार होटलों की पत्रकारिता पसंद करते थे, पर मुझे हमेशा झोपड़पट्टी के एक गरीब आदमी की, किसको सिलेंडर नहीं मिला, किसके साथ अन्याय हो गया, मेरी रुचि इसी में रही है। और इसीलिए मैं पत्रकारिता में भी जो कुछ भी मेरा नाम हुआ वो यही हुआ। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ भी आप रहिए वहाँ 100% दीजिए। राजनीति में भी मैंने यही कोशिश की, जो कुछ भी मेरे पास है, जितना भी मेरे पास है, उसका 100% देने की कोशिश करूँ। वैसे देखा जाए तो आप प्रभाग 16 में काफ़ी लंबे समय से समाज कार्य में सक्रिय रहे हैं और यहाँ की जनता में लोकप्रिय भी रहे हैं। और यहाँ की जनता भी चाहती थी कि आप चुनाव लड़ें। अभी हाल ही में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश आपको भाजपा की ओर से टिकट नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी आपने भाजपा के साथ अपनी ईमानदारी दिखाई और आज उसी का फल है कि आप भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जवाबदारी दी है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हम मैं जब इंटरव्यू हो रहा था
महानगर पालिका चुनाव में नगर सेवकों का। तो उस वक्त मेरे जैसे करीबन 300-400 लोग गए थे, और पार्टी के पास गठबंधन न होने के बाद 95 सीटें ही थी। तो उसमें 305 लोगों को तो कहीं ना कहीं जाना ही था, टिकट नहीं ही मिलना था। मेरा जहाँ तक मानना था, मैं 2008 से मेरा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जब पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, संगठन बहुत बड़ा है। अगर मैं संगठन में काम करने के लिए आऊँगा तो संगठन में मुझे जवाबदारी मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी, मैं वो पूरा करूँगा। और जिनको टिकट मिला उनके लिए काम करना है। मैंने चुनाव आया, चुनाव में हमारे 4 के 4 प्रत्याशी थे। सबसे बड़ी चीज़ थी जो यहाँ पे शिवसेना के जो शिवसेना ने इसको ऐसा समझ लिया था कि भूतो ना भविष्य, तो अब हमारे अलावा इसको कोई मतलब ले नहीं सकता। एक तरह से उन्होंने ये समझ लिए थे कि हमारी पैतृक प्रॉपर्टी है, और वो काम कर नहीं पा रहे थे जिस तरह से मैं चाहता था वार्ड की, कि एक वार्ड हो, एक उसका काम काज हो। लेकिन उनकी अपनी एक स्टाइल थी। तो एक 15 साल से एक नगर सेवक का बने रहना और निष्क्रिय बने रहना, काम तो ठीक है, जो सरकार के काम आते, सड़क बनाना, गटर बनाना, ये तो महानगर पालिका का काम, वो तो करती ही रहती। नगर सेवक जाके ठप्पा लगा ले अपना, वो अलग बात। तो कुल मिला के हम लोगों ने, पूरे जितने हमारे प्रभाग के लोग थे, हमने परिवर्तन के लिए अब की बार काम किया। और उसी का नतीजा हुआ कि अब की बार इसको, जिसको गढ़ कहा जाता था शिवसेना को, पूरी तरह से साफ और परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन होने के बाद जो नगर सेवक हमारे चुन के आए हैं, वो निश्चित तौर पर उसको पूरा करेंगे। जो जो वादे हुए थे लोगों से, वो काम पूरे होंगे। और मैं अपनी संगठन में सेवाएं देता रहूँगा। सत्ता सबको नहीं मिलती, सत्ता नहीं मिली इस वजह से राजनीति में कुछ टीका टिप्पणी की जाए तो वो मेरे लिए उचित नहीं था। जो मिला वही सही। वैसे देखा जाए तो जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, वो पार्टी का मुखौटा कहा जाता है, और वही प्रवक्ता मीडिया से रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके सवालों के जवाब देते हैं। आप मीडिया से रह चुके हैं और काफ़ी लंबा अनुभव है, और अब आपको प्रवक्ता के रूप में चुना गया है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की आपके ऊपर आई है। तो इस मीडिया प्रवक्ता के रूप में आप कितनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे? देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं जब भी ज़िंदगी में कोई काम करता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 100% दूँ। 100% देने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, ये मुझे नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे जो काम करना है मैं करूँगा। लेकिन फिर से मैं बोलता हूँ, मैं प्रवक्ता बना हूँ तो मैं सामने वाले को गाली देने के लिए प्रवक्ता नहीं बना हूँ। मैं किसी को अपशब्द कहने के लिए प्रवक्ता नहीं बना हूँ। मैं झूठ बोलने के लिए प्रवक्ता नहीं बना हूँ। बल्कि मैं जिस पार्टी से हूँ, उस पार्टी में आज मैं ट्रिपल इंजन की सरकार है। जिस गाड़ी में मैं सवार हूँ, वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमारे पास केंद्र की इतनी योजनाएं आती हैं, मोदी सरकार की हर दिन योजनाएं आती हैं, देवेंद्र फडणवीस सरकार की हर दिन की योजनाएं आती हैं, हमारे यहाँ नरेंद्र मेहता का काम सतत चालू है। तो अगर मैं इन तीन के, अपने पार्टी के केंद्र, राज्य और यहाँ की जो लोकल बॉडी है, अगर मैं उनके कामों को ही आप तक प्रस्तुत कर सकूँ सही ढंग से, तो वही मेरे लिए बहुत काम है। मुझे गाली देने का या किसी को बकवास करने का टाइम ही नहीं है। दूसरी बात, मैं मीडिया से हूँ। आज मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहता हूँ कि मैं सदा, भले आज पत्रकारिता की सक्रिय पत्रकारिता में नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक जो दिल है ना, वो पत्रकारों के लिए धड़कता है। कुछ पत्रकार मुझसे सहमत नहीं होते हैं, कुछ पत्रकार अपने सोचते हैं कि नहीं 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 ऐसा कैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज दीपक के तले अंधेरा है। आज मैं आपको मोहिन भाई बताऊं कि पिछले बार जब मुझे मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मिली, तो मैं आपके घर भी आया था। मैंने तय किया कि मैं सारे पत्रकारों के घर जाऊंगा। और मुझे आज ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं कई पत्रकारों के घर ऐसा गया जहाँ उनके पास एक एक्स्ट्रा स्टूल नहीं था, जहाँ हमको 2 लोग, मैं 3-4 लोगों के साथ पहुंच गए। तो उनके पास केवल उनके घर में 2 ही लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, तीसरा आदमी या तो खड़ा रहे। और उस वक्त एक पत्रकार को मैं देख रहा था, उसके परिवार को देख रहा था, वो कितना मजबूर हुआ अपने आप में कि अरे भरत भाई आप आए तो मैं बैठा भी नहीं पाऊँ। तो ये अंदर की हकीकत भी मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं शहर को जो जागरूक रखते हैं, शहर की जो पत्रकारिता के माध्यम से तमाम तरह की चीज़ें लाते हैं, उन पे भी काम करने की ज़रूरत है। और मेरी कोशिश अपने पार्टी की तरफ से, अपने नेता की तरफ से ये रहेगी कि जो सही पत्रकार हैं, जो सही मायनों में पत्रकारिता करते हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। और मोहन भाई, आज मैं आपके माध्यम से, मेरा पहला इंटरव्यू है प्रवक्ता के रूप में, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि इन 5 सालों में हमारी यहाँ पे सत्ता रहेगी। और इन 5 सालों में निश्चित तौर पर मेरे एजेंडे में एक बात रहेगी कि पत्रकारों को भी न्याय मिले, पत्रकारों को भी वो सुविधाएं मिले। क्योंकि पत्रकार एक ऐसी चीज़ होता है, बोलेगा नहीं कभी आपसे,
ये क्या करता है, सुबह उठता है, अपने मुंह पे अपने गाल पे जोर का तमाचा मारता है और उसको लाल करता है। जब बाहर आता है तो लोग बोलते हैं कि अरे मोइन भाई, आपका गाल तो बहुत लाल है, क्या हो गया? तो मोइन भाई बोलते हैं, मैं काजू बादाम खा के आया हूँ घर से, मेरा इसलिए लाल है। असलियत में उसने अपने अपने हाथ से अपने गाल को लाल किया है। इस स्थिति को भी बदलने की जरूरत है। पत्रकार भी समाज का अंग है, वो अलग नहीं है। हाँ, वो बोलता है, बेबाक बोलता है किसी के, अगर आप मेरे मेरे विषय में जब तक अच्छा बोलोगे तो मैं कहूँगा मोइन भाई अच्छे हो, लेकिन अगर बुरा बोलने लगोगे तो मुझे लगेगा कि यार ये ठीक आदमी नहीं। उस भावना से भी अलग हट के काम करने की जरूरत है। और हमारी पार्टी निश्चित तौर पर जो शहर के पत्रकार हैं उनके लिए काम करेगा। वादे तो बहुत लोगों ने किया, तमाम तरह की बातें की, लेकिन मेरी अपनी ये कोशिश है कि मैं अपने नेता के साथ मिल करके मीडिया में अगर रहा हूँ तो शहर की पार्टी की बातों के साथ साथ अपने उन बंधु बांधवों के लिए भी एक आवाज़ उठाऊं, और आवाज़ ही नहीं उठाऊं, उसके लिए कुछ करके दिखाऊं। बहुत बढ़िया बात की है आपने कि पत्रकारों के लिए आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो बहुत ही तीव्र तर दिखाई देती हैं। मिश्रा जी, एक मांग उठती है पिछले कई वर्षों से पत्रकारों के घरों के लिए। कई नेता आए, कई उन्होंने वादे किए, लेकिन आज तक वो मांग कोई पूरा नहीं कर पाया। अभी आपने कहा कि आपकी ट्रिपल इंजन सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में है। जनता ने बहुत भारी बहुमत दिया है आपको। तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके रहते पत्रकारों की जो घरों की समस्या है, जो घर मिलने हैं, क्या ये समस्या हल हो पाएगी? क्या आप पत्रकारों को घर दिला पाएंगे? क्या ये पत्रकार आपसे उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे पत्रकारों से ही लड़ना पड़ेगा। आज कौन सा ऐसा दल है या कौन सा ऐसा नेता है जो आपके लिए काम नहीं करना चाहता? लेकिन आज आपके बीच की स्थिति क्या है? आज एक बार आपको भी मालूम है, जमीन अलाट हुई पत्रकारों के घरों के लिए। वो कहाँ अलाट की गई? जहाँ पत्रकार जा ही नहीं सकता। फिर वो अलाट क्यों की गई? वो जमीन का क्या हुआ? किसने बेच के खा लिया जमीन या नहीं बेच के खा लिया जमीन? आज अगर एक प्रस्ताव आता है कि मैं अगर आता हूँ और मैं एक कैटेगरी बनाने की कोशिश करता हूँ कि मोहन भाई वास्तव में जरूरतमंद है, तो सबसे ज्यादा विघ्न बाधा कहाँ से आएगा? सबसे ज्यादा विरोध कहाँ से होता है? पत्रकारों के बीच से होता है। तो सबसे पहले पत्रकारों के हितों को पूरा करने के लिए पत्रकारों के बीच में ही एक सामंजस्य की जरूरत हो, और मैं वो कोशिश करूंगा। मुझे कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मुझे किसी भी पत्रकार से किसी भी तरह की शिकायत नहीं। मैं एक बड़े भाई की भूमिका में रहता हूँ, और बड़े भाई की भूमिका में अगर हूँ तो छोटे की कुछ जो नादानियां हैं या कुछ इस तरह की, मैं उनको इग्नोर ही करूंगा। लेकिन मैं निश्चित तौर पर एक बार ये कहता हूँ कि मेरे लगभग लगभग हर बात में जहाँ मुझे मौका मिलेगा, जो मंच मिलेगा, वहाँ पे मैं इस आवाज़ को उठाऊंगा। और नेता भी ये बात को समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वर्ग को मजबूत करना ये हमारी आवाज़ है। अगर ये आवाज़ ही ठीक नहीं रही, ये आवाज़ ही भूखी रही, तो फिर मतलब क्या निकलता है? तो मेरा मानना है, मैं पत्रकारिता में था। मैं एक बात बताऊँ, मैंने कई पत्रकारों के लिए काम किया। नित्यानंद पांडे जी की हत्या हुई, मैंने उनको 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी से दिलाए। मेरे खुद के अपने भाई साहब थे विमल मिश्रा, जिनके परिवार के पास कुछ नहीं था, मैंने उनको दिलाया। एक शमशाद अहमद करके पत्रकार थे, मैंने उनको 5 लाख रुपए दिलाए। तो कोई मतलब ये था कि मैं जहाँ था, जिस हालत में था, मैं उस हालत में वो काम को करता रहा हूँ। और निश्चित तौर पर मेरे एजेंडे में ये है, और मैं कोशिश पूरी करूंगा पत्रकारों के बीच में भी सामंजस्य हो, और सामंजस्य के बाद अपने ट्रिपल इंजन की सरकार के माध्यम से कुछ ऐसा करके जाएं कि पत्रकारों को लगे। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक झटके में न जाने मुंबई के कितने पत्रकारों को घर दे दिए। मेरे महाड़ा में, मेरे बाजू में महाड़ा है, आप चल के देखिए, कम से कम 22 पत्रकार मुंबई से आए, उनको घर मिला। कैसे मिला उनको घर? उनके पास एक प्रेस क्लब है, उनके पास अपने संगठन है, उनके पास एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार लोग हैं, गंभीरता है उनके पास। वो मुख्यमंत्री जी के पास बैठ के यही बात उन्होंने, और तो कुछ नहीं कहा मुख्यमंत्री जी से, केवल उन पत्रकारों ने गंभीरता दिखाई, उन पत्रकारों ने जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को रखी और समझाने में सफल हुए। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा वो सैकड़ों लोगों को घर मिले। ना हिंदू देखा देवेंद्र जी ने, ना मुस्लिम देखा, आप चाहे जहाँ देख लो, ये तो इतने यहाँ पे घर है। तो हमें भी वही जरूरत है कि आपके बीच से अगर सहयोग मिलेगा, आपके बीच से कुछ गंभीर लोग आगे आएंगे इस चीज को लेकर के, आपस में छोटे छोटे ईगो, छोटे छोटे क्लैश को मिटाएंगे, तो हम सब सफल होंगे इसमें। हाँ, अभी आप भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता बने हैं, और देखा जाए तो जो पार्टी सत्ता में होती है उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि एक प्रवक्ता के रूप में आपको तीखे सवालों का सामना भी करना पड़ सकता है। सवाल आप ही से पूछे जाएंगे।
तो इन सवालों के जवाब कैसे दे पाएंगे, और पत्रकारों के खास करके निशाने पर आप रहेंगे, तो इन निशानियों को आप कैसे झेल पाएंगे? देखिए, मैं एक बहुत साफ सी बात करता हूँ, सत्य तो कड़वा ही होता है। सत्य तो मीठा मीठा होता नहीं, जहाँ भी सत्य है वहाँ कड़वा होगा। लेकिन मोहन भाई, एक बात समझने जैसी है, भारतीय संविधान में दो चीजें हैं, एक तो आरोप और एक अपराधी, एक आरोपी और एक अपराधी। हमें ये समझना पड़ेगा कि आरोपी और अपराधी में क्या अंतर है। जब आपका सवाल आए, जब आप मुझे निशाने पे लो, तो ये बात को आप ध्यान में रखें। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि नरेंद्र मेहता जी के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि इन्होंने ये कर दिया, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे दो चार पांच ऐसे फेसबुक पे इस तरह के लिखने वाले, वो उसी आरोप को पीट, आरोप का मतलब क्या होता है? आरोप लगा है, इसकी शिकायत हुई है, इसकी जांच होगी, अंत में फैसला कौन करेगा? फैसला तो अदालतें करेंगी। लेकिन आरोपों पे इतनी उग्रता कि नहीं 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 नहीं, ये आरोप लगा है तो इसमें, और उस पे जो भी क्लियर है, जो कुछ भी क्लियर है, वो सवाल चाहे जितने हों, तीखे सवाल मुझे भी अच्छे लगते हैं, तीखे सवालों से मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं जैसे आज की तारीख में जो चल रहा है शहर में, अगर आप इसमें मुझसे पूछो कि भरत भाई आप ये बताओ कि फला आदमी ने उसको गाली दिया है, तो मैं क्या कहूँगा? मेरे सवालों के जवाब क्या होंगे? लेकिन मेरा मानना यह है कि पत्रकार एक बुद्धिजीवी श्रेणी में आता है, उसकी एक अपनी जिम्मेदारी है, उनके प्रश्नों की मर्यादा होनी चाहिए और मेरे उत्तर की मर्यादा होनी चाहिए। मैं कभी भी अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करूंगा। लेकिन पत्रकारों के जो भी जवाब आएंगे, उन जवाबों के, उनके जो सवाल आएंगे, उन सवालों को मैं दूंगा। और मुझे विश्वास है कि उन सवालों के जब मैं ईमानदारी से जवाब आपको दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप संतुष्ट होंगे। और कहीं ना कहीं जो निशाने में लेने की बात है, निशाने में तो खैर ठीक है वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके सवालों के जवाब मिलने चाहिए, और वो भी प्रॉपर वे में जवाब मिलने चाहिए, और आपको भी उनको समझना चाहिए। आरोपी और अपराधी में जब तक हम फर्क नहीं करते हैं, तब तक हम आरोपी को ही अपराधी बना दिए। आज कोई किसी के ऊपर आरोप लगा, मेहता जी के ऊपर 10 आरोप लगाते हैं हमारे यहाँ के मंत्री महोदय, तमाम तरह के लोग जो हैं, तो क्या मैं मान लूँ उन्हीं को? यही अदालत है? आरोप पुलिस स्टेशन में लगा है, किसी के खिलाफ आरोप लगता है, पुलिस मामला दर्ज करती है, पुलिस जांच करती है, पुलिस चार्जशीट बनाती है और पुलिस अदालत में ले जाती है, और अदालत कई मामलों में आरोपी को बरी कर देती है, अपराधी को साबित नहीं। जब आपको कोर्ट सजा दे दे तो अपराधी है, लेकिन जब सवाल आते हैं कई, तो आरोपी न छोड़ के आप सीधे अपराधी वाली भूमिका में आ जाते हो। कह रहे इसके ऊपर तो, अरे सब्र करो, आया है तो, ना मैं अदालत हूँ ना आप अदालत है। अब आप अदालत बनेंगे, आप जज बनेंगे, सवाल आपके, जवाब भी आपके, तो थोड़ा सा कठिन होगा इन बातों का जवाब देना। लेकिन अगर आप ये बात को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर हर सवाल का जवाब मिलेगा, चाहे वो सवाल तीखे हों, चाहे वो सवाल मुलायम हो, सवाल तो सवाल होते हैं। मिश्रा जी, एक और सवाल इन दिनों मीरा भाईंदर शहर के राजनीति में देखने को मिल रहा है, वो ये है कि मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता जी और मीरा भाईंदर शहर के ही दूसरे विधायक हैं जो कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री भी है, प्रताप सरनाईक जी। इन दोनों के बीच काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और काफी निचले स्तर पर शब्दों का प्रयोग हो रहा है, एक दूसरे पर काफी निचले स्तर की टीका टिप्पणी हो रही है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसके बारे में आप भारतीय जनता पार्टी की भूमिका किस प्रकार से रख पाएंगे? देखिए मोहन भाई, आप लंबे समय से मीरा भाईंदर को कवर करते हैं। इस सवाल के जवाब में मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रताप सरनाईक साहब की पीड़ा को समझना होगा। उनकी जो अंदर पीड़ा है, वो पीड़ा को समझना पड़ेगा। पीड़ा को कैसे समझना पड़ेगा? प्रताप सरनाईक जी माननीय मंत्री हैं, थाने से आते हैं। थाने में जब तक एकनाथ शिंदे जी और उनके परिवार के राजनीति में हैं, वो एक बरगद की पेड़ की तरह है। प्रताप सरनाईक साहब वहाँ उभर नहीं सकते। उनका कोई राजनीतिक वजूद थाने में नहीं बन सकता तब तक जब तक शिंदे साहब का परिवार है। उन्होंने इस चीज़ को पहले ही भांपा था और वो मीरा रोड आ गए। मीरा रोड में अपनी विधानसभा में उन्होंने 4 बार जीत दर्ज की, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से दर्ज की। अब हुआ क्या कि एक तरफ की थाने की जमीन तो उनकी ऑलरेडी, उनके पार्टी के ही बड़े नेता उनसे हड़प लिए हैं, वहाँ पे हाथ पैर भी नहीं मार सकते। दूसरी जो जमीन थी वो मीरा भाईंदर में थी, और मीरा भाईंदर की जो महानगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें जिस तरह से नरेंद्र मेहता जी ने उनकी पूरे जमीन ही खिसका दी नीचे की, तो अब वो जाए कहाँ? अब उनको एक मिनिस्टर के लेवल पे अगर आप हैं, तो संगठन में भी आपको जवाब देना पड़ेगा कि मैं मेरी विधानसभा में देखिए मेरा संगठन कितना मजबूत है।
उनके संगठन में उनके पास कुछ है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जमीन जा रही है थाने से, तो पूरी तरह से वो हट ही गए। और थाने में मैं लिख के देता हूँ, जब तक शिंदे साहब रहेंगे तब तक इनकी कोई राजनीति वहाँ चलने वाली नहीं। तो उन्होंने इसको समझा था। आज ये इतनी तरह से आरोप प्रत्यारोप और इतने नीचे बताओ, उन सवालों उन शब्दों को भी नहीं कर सकता। आपको याद होगा दिलीप ढोले करके एक कमिश्नर आए थे, तब नरेंद्र मेहता तो नहीं थे, एमएलए थे नहीं थे, राजनीतिक वनवास में थे वो एक तरह से। उस दौरान क्या हुआ, ढोले ने किस तरह से लूटा शहर को। हालात ये थे कि ढोले जब इस सैलून में अपनी दाढ़ी और बाल बनवाने जाते थे, तो एक शिवसेना नेता का एक भाई उनके साथ जाता था और बैठता था। और जैसे ढोले साहब की कटिंग हो जाती थी, तो ढोले साहब पहला सवाल उससे पूछते थे, हे मैं कैसा दिखता हूँ? ओ साहेब तुम सलमान खान दिखते हो साहेब तुम शाहरुख खान दिखते हो। ये कह कह के मेरा दावा है, मैंने उसमें स्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें गया हूँ, 750 करोड़ रुपए शहर का लूटा, हर तरह से लूटा। तब आप क्यों नहीं बोले? तब आप इतने उग्र क्यों नहीं हुए? तो आज जो उनकी छटपटाहट है, वो छटपटाहट उनकी राजनीतिक जमीन जिस तरह से खिसकाया है नरेंद्र मेहता जी ने अपने कुशल नेतृत्व में, अपनी राजनीतिक सूझबूझ के चलते, और जिस तरह से थाने में उनकी कोई पूछ नहीं है, तो उसको देख के वो एक राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। और उस जमीन को तलाशने के लिए कुछ भाड़े के टट्टू हैं उनके पास, संगठन है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं। इतनी बड़ी पराजय के बाद भी पार्टी ने किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं है, संगठन को ठीक करने की कोई कवायद शुरू नहीं की। तो वो जो ये करके अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करें, मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं है। अब केवल मीरा भाईंदर के परिवहन मंत्री हैं, हमारे यहाँ परिवहन समिति है, हमने परिवहन समिति की सभापति भी बना दिया, तमाम तरह की चीज़ें बना दी है। अगर वो बार बार कहें कि मीरा रोड मीरा रोड मीरा रोड, तो मेरे समझ में आता है, क्योंकि वो लोकल पार्टी की। अरे आपको इतना बड़ा मौका मिला, आपके परिवहन में कितनी दिक्कतें हैं, आपके ड्राइवर, आपके कंडक्टर, आपके डिपो, आपकी सर्विस, तमाम तरह की चीज़। अगर आप काम करना चाहते तो पूरे के पूरे जगह अपने आप को विराट करते और शिवसेना शिंदे गुट में नंबर 2 के नेता बनते। लेकिन वो जो एनर्जी यहाँ पे खराब कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी होने वाला नहीं है। आप इसी तरह अपना समय खराब करिए, उससे नुकसान प्रताप सरनाईक जी को हो रहा है। तो मैं प्रताप सरनाईक जी से भी एक बात कहूँगा कि मैं प्रवक्ता हूँ, मैं तमाम सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उन्हें भी ये चाहिए कि वो अपने आप को देखें एक बार कि क्या वो सही हैं। और अगर उनको लगता है कि वो सही हैं, तो फिर करें। हमारे पास आज सबसे बड़े हमने 2 लाख कार्यकर्ता करीबन बनाए हैं यहाँ पे। 2 लाख मोइन भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसमें सक्रिय कार्यकर्ता, प्राइमरी कार्यकर्ता हैं। हमारे पास फौज है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी जब हम मीटिंग में जाते हैं तो नरेंद्र मेहता जी एक ही बात कहते हैं कि उनकी भाषा में जवाब मत देना उनको। आप लोग, हम लोग संस्कारित पार्टी हैं, तो मेरा कुल मिला के यही बोलना है कि राजनीति को, और खासकर जब आप गठबंधन में हमारे साथ हैं, केंद्र में आप हमारे साथ हैं, राज्य में हमारे साथ हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ ये पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन को जबरदस्ती किसी भी तरह से एन केन प्रकार लठ के बल पे मिले, जबान के बल पे मिले, धन के बल पे, मसल पावर, मनी पावर, वो छीनना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मेहता तो नरेंद्र मेहता से जबरदस्ती आप कोई चीज़ ले नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। तो कुल मिला के मेरा यही है, मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि खुद भी संयम बरतें। हालांकि मैं छोटा हूँ उनसे, मैं उनको इतनी बड़ी सलाह नहीं दे सकता। और ये 2-4 भाड़े के टट्टू पीना वाले की बातें करते रहते हैं, इनको भी समझाएं। इनसे उनका ही नुकसान होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा नुकसान होता तो हम इतने प्रचंड बहुमत में नहीं आते। धन्यवाद मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि एक प्रवक्ता के रूप में आप बहुत अच्छा काम करेंगे, खास करके मीडिया से आपके अच्छे संबंध होंगे और पार्टी की भूमिका आप बखूबी रख पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भरत मिश्रा जी, जिन्होंने आज हमसे बात की और अपनी भूमिका स्पष्ट की कि किस प्रकार से वो आने वाले दिनों में काम करेंगे। और एक मीडिया प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं और इसी वजह से अब उन्हें जिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि ये भूमिका भी वो बहुत बखूबी निभाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।